नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया में सभी बड़े देशों में एक डीप स्टेट होता है, लेकिन सबसे ताकतवर है अमेरिका का डीप स्टेट, जिसकी ताकत अमेरिकी प्रशासन से भी ज़्यादा होती है और वो तय करता है कि स्टेट कैसे चलेगा, यानी देश कैसे चलेगा, देश की नीतियां कैसे तय होंगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे। इन सब के बारे में उसकी से जो है सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें होता कौन है? इसमें होते हैं जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उसके अलावा पूर्व सुरक्षा सलाहकार या आर्मी चीफ होते हैं, मतलब सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ, CIA के पूर्व चीफ होते हैं और दूसरी खुफिया एजेंसियों के पूर्व चीफ होते हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं और उसके अलावा फार्मा लॉबी और आर्म्स लॉबी उसके लोग होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि किस देश में कौन सी सरकार चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए, कौन सा नेता जिंदा रहे, कौन सा नहीं रहे। डीप स्टेट नहीं कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या करवाई थी। इसके अलावा भारत की बात करें, बाकी देशों की बात छोड़ दें, तो भारत में कई ऐसे लोगों की मौत हुई, बड़े लोगों की, जिनके बारे में जिनका रहस्य आज तक खुला नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में उनकी मौत हुई, उसके बाद पता नहीं चला कि किन कारणों से हुई। जो बातें कही गई उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, हमारे परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने घोषणा की कि हम कुछ महीनों में परमाणु बम बना सकते हैं, और एक वायु दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत का जो पूरा स्पेस प्रोग्राम है जिसने बनाया और चलाया, उनकी तमिलनाडु के एक होटल में मौत हो जाती है। कहा जाता है हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं कराई जाती, कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। उसके अलावा आपको पता है दो नेताओं, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। कहने को तो हत्यारे पकड़े गए, उनको सज़ा भी मिली, लेकिन वो मोहरे थे, वो वास्तविक लोग नहीं थे। उनके पीछे कौन था ये आज तक पता नहीं चला। तो ये लोग केवल ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन का काम करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ये ताकत ऐसी है जो तय करती है किस देश में कौन सा नेता उभरे, कौन सा नेता जो है देश की बागडोर संभाले। तो भारत में डीप स्टेट के, ऐसा कहा जाता है, इस बात का कभी कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में नेता बनते हैं, बढ़ते हैं, और जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम इनका होता है, उस सब से इस बात की आशंका बढ़ती है कि इसके पीछे कोई न कोई बड़ी ताकत है। तो हाल के वर्षों में सबसे पहले भारत में अरविंद केजरीवाल को देश का नेता बनाने की कोशिश हुई। एक अलग तरह की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की लहर पर सवार होकर आए कि पूरा देश बदल देंगे, देश की राजनीति बदल देंगे, समाज बदल देंगे, और कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। समय बीता और पता चला कि जो कट्टर ईमानदार की मूर्ति बनाई गई थी, वो उसके पीछे कट्टर बेईमान का चेहरा निकला। और किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मदद की, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। तो अरविंद केजरीवाल नाम का वो मोहरा फ्लॉप हो गया। उसके फ्लॉप होने पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसकी हार, और उससे पहले शराब घोटाले में उसका जेल जाना, ये दो घटनाएं हैं जिसने तय कर दिया कि अब जो लोग भी अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ा रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल को अपना प्रोजेक्ट समझकर जो है आगे चला रहे थे, उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। तो पूरी तरह से तो ये बंद होता नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब उनकी नज़र में वो मोहरा नहीं रह गए जो आगे चलकर चल सकता है, बड़ा सिक्का बन सकता है। वो उनकी नज़र में अब खोटा सिक्का बन गया है। अरविंद केजरीवाल नाम का जो मोहरा था वो पिट चुका है। फिर उसके बाद कोशिश हुई राहुल गांधी को आगे लाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने तो उनके मुकाबले खड़ा करने की। तमाम तरह के फर्जी मुद्दे, झूठे आरोप उनको परोसे गए, उनसे बुलवाया गया, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो राफेल का मामला हो,
चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मामला, इस तरह के तमाम मामले राहुल गांधी को दिए गए कि वो अपनी छवि देश में बना सके, नरेंद्र मोदी को पीछे धकेल सके और आगे बढ़ सके। लेकिन राहुल गांधी चुनावी हार की सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गए हैं। बार बार रीलॉन्च किया गया, इतनी बार रीलॉन्च किया गया कि रीलॉन्च करने वाले भी उसकी गिनती भूल गए, लेकिन राहुल गांधी लॉन्च हुए नहीं। तो राहुल गांधी से अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। उसकी वजह है, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर बीजेपी के मुकाबले में कोई पार्टी खड़ी है या खड़ी हो सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। रीजनल पार्टीज का हाल बहुत बुरा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए प्रोजेक्ट राहुल गांधी अभी बंद नहीं हुआ है। राहुल गांधी वो मोहरा हैं जो बार बार पिटने के बाद फिर से उनको आजमाया जाता है, और अब भी वो चल रहा है। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं, उनके बारे में जो सवाल उठने लगा है, तो अब राहुल गांधी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसने जो आदेश दिया है राहुल गांधी के खिलाफ जांच का, ईडी और सीबीआई से कहा है जांच करिए डिसप्रपोर्शनेट एसेट के मामले में, कि आय से अधिक इनके पास संपत्ति है। उसके साथ ही मामला उठा था उनकी विदेश यात्राओं का, कि आप 10 साल में अपनी आमदनी बताते हैं 11 करोड़ और विदेश यात्राओं पर अनुमानित खर्च जो है वो 60 करोड़ है, तो ये पैसा कहाँ से आया। उसके अलावा जो है हाई कोर्ट में अभी उनकी नागरिकता का मामला चल रहा है कि वो भारतीय नागरिक हैं कि ब्रिटिश नागरिक हैं। होम मिनिस्ट्री ने इसके बारे में हाई कोर्ट में कुछ कहा है, या मतलब कुछ दस्तावेज दिए हैं, वो क्या है किसी को मालूम नहीं है। उनकी नागरिकता को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ, फिर जज ने वो आदेश वापस ले लिया, उसके बाद नोटिस जारी हुआ। तो इस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे मामले चल रहे हैं, कई मामलों में जांच चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर इस सब का असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है अगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती हैं सत्ता से, तो उसके लिए विकल्प एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नेता राहुल गांधी। तो इसलिए राहुल गांधी को लगता है कि उनके दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं, उनके लिए गुंजाइश अभी बाकी है। तो राहुल गांधी वो मोहरा है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का जो पिटने के बाद भी सर्कुलेशन में बने हुए हैं। राहुल गांधी अभी कुछ समय तक और बने रहेंगे, लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि सरकार ने अब तय किया है कि उनके इर्द गिर्द घेरा कसना है। वो नेशनल हेराल्ड के घोटाले में पहले से ही फंसे हुए हैं, वो और उनकी मां सोनिया गांधी भी हैं उसमें आरोपी, दोनों जमानत पर रिहा है। वो केस कब फिर से तेज हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी के इर्द गिर्द संकट का घेरा लगातार कसता जा रहा है, लेकिन इतना तेज नहीं कस रहा है कि उनको सर्कुलेशन से बाहर कर दे। तब ये देखना है कि वो दिन कब आता है जब राहुल गांधी के खिलाफ जितने मामले हैं उन पर अदालत में तेजी से कार्रवाई होती है और उसके अनुसार फैसला होता है। लेकिन सबसे पहला मामला मुझे लगता है जिसमें कोई निर्णायक फैसला आ सकता है, जो राहुल गांधी की राजनीति पर असर डालेगा, वो है ये डीए का केस, डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का केस। उनको बताना पड़ेगा अदालत में कि उनकी आय का साधन क्या है और वो जो खर्च करते हैं वो पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है। ये आसान काम नहीं होगा, ये आसान बात नहीं होगी राहुल गांधी के खिलाफ, ये राहुल गांधी के मामले में। अब वो समय रहा नहीं जब गांधी परिवार का ऐसा दबदबा था कि अदालत से लेकर सरकार तक और राजनीतिक दलों तक उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। अब अदालत से उनको नोटिस भी जारी होता है, उनको बुलाया भी जाता है, केंद्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ भी करती हैं, उनको जमानत लेने के लिए अदालत में भी जाना पड़ता है। एक मामले में तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो चुकी थी। तो इसलिए राहुल गांधी के लिए जो स्थिति या गांधी परिवार के लिए 2014 से पहले थी,
वो उस स्थिति में लगातार बदलाव आ रहा है और तेजी से बदलाव आ रहा है। फिर जिस तरह से एक के बाद एक चुनाव राज्यों में कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ क्षेत्रीय दल, जो मजबूत क्षेत्रीय दल थे, वो हारते जा रहे हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण जो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में डीएमके सत्ता से बाहर हो गई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बाहर हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तीसरा मोहरा ममता बनर्जी थी। पूर्व राजनयिक हैं दीपक बोरा। उन्होंने जो बात कही है एक टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू में कही कि उनको बांग्लादेश के किसी डिप्लोमेट ने बताया कि योजना ये थी बांग्लादेश की और ममता बनर्जी को लेकर कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर एक नया देश बनाया जाए और ममता बनर्जी उसकी प्रधानमंत्री बने। और आपको मालूम है बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार थी वो अमेरिका के डीप स्टेट का क्रिएशन थी और यूनुस सरकार के लिए, यूनुस के लिए लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। उसको पहले नोबेल प्राइज़ दिलवाया गया, उसका स्टेचर बढ़ाया गया, फिर शेख हसीना वाजिद को जो है सत्ता से हटाया गया, उनका तख्ता पलट किया गया, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका गया, बैन लगा दिया गया पार्टी पर और उसके बाद चुनाव हुए। उसके अलावा जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंसा हुई यूनुस के समय में बांग्लादेश में, ऐसा संभव ही नहीं है। उसके बारे में एक भी बयान अमेरिकी प्रशासन की ओर से निंदा में, आलोचना में नहीं आया। अमेरिका शेख हसीना के समय से वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो चाहता था अपने सैनिक अड्डे के लिए और भारत के लिए वो बड़े खतरे का कारण बन सकता था। भारत चाहता नहीं था कि अमेरिका को बांग्लादेश ये जगह दे और शेख हसीना ने मना कर दिया अमेरिका को, तो उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आजकल उनको भारत में राजनीतिक शरण मिली हुई है। तो बांग्लादेश का बॉर्डर लगातार, और देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह की जुगलबंदी चल रही है। अभी सबसे ताज़ा खबर यह है कि बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ट्रेनिंग के लिए भारत के मसूरी में आते थे, जो मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर है सिविल सर्विसेज का, वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको पाकिस्तान भेजा गया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह से नज़दीक आ रहे हैं, ये सब भूल कर कि पाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा दमन किया बांग्लादेश के लोगों का, सबसे ज़्यादा हत्याएं की, बलात्कार किया, और भारत ही था जिसने पाकिस्तान से अलग किया, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनवाया। आज वो बांग्लादेश भारत के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कर रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह का संरक्षण दे रही थी, जिस तरह से उनका घुसना आसान कर रही थी, अदालत के आदेश के बावजूद बीएसएफ को फेंसिंग के लिए ज़मीन नहीं दी उन्होंने। अभी जो है शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने आदेश जारी किया है कि 45 दिन के अंदर सरकार वो ज़मीन एक्वायर करके बीएसएफ को दे देगी। तो इन सब चीज़ों को देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, तो वो इससे पहले जिन दो लोगों की बात की उनसे एक कदम आगे भारत को तोड़ने की, देश को विभाजित करने की दिशा में भी बढ़ सकती थी। ऐसे संकेत, ऐसी खबरें मिल रही हैं। ये तीसरा मोहरा था और ये तीनों मोहरे अब पिट चुके हैं। राहुल गांधी भले ही सर्कुलेशन में बने हुए हों, वो उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ के कारण, कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इस कारण से, और उसके एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं। उसके अलावा उनका अपना कुछ अचीव किया हुआ नहीं है। वो 2004 में आए थे राजनीति में, पहली बार सांसद बने थे। आज हम बात कर रहे हैं 2026 में। 22 साल में राहुल गांधी की कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। जो परिवार से विरासत में मिला, जो पार्टी से मिला, उसको उन्होंने गंवाया ही है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं है। न पार्टी को आगे बढ़ा पाए,
न परिवार का जो रुतबा था उसको कायम रख पाए। इसलिए राहुल गांधी का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब जो दांव लगाया है डीप स्टेट ने चौथे मोहरे पर, उसका नाम है चंद्रशेखर जोसेफ विजय, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, जो क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने के सारे संकेत दे रहे हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान वो चर्च गए और क्रिश्चियनिटी का जो रिचुअल है उसको निभाया, पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से चर्च के साथ हैं, क्रिश्चियनिटी के साथ। ये उस राज्य में, ज़रा आप कल्पना कीजिए, आमतौर पर राजनेता ऐसी चीज़ों से बचते हैं जहाँ पर वो जिस समाज से आते हैं उसका बहुमत ना हो आबादी में। 85% से ज़्यादा हिंदू हैं तमिलनाडु में, मुश्किल से 6%, 5.86% क्रिश्चियन हैं तमिलनाडु में। उस समाज से मुख्यमंत्री बनता है और वो इस बात को छिपाता नहीं कि वो क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाना चाहता है। उसका एक विधायक कहता है कि हम डीएमके की इस बात से सहमत हैं कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए, हम भी वही करना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर जोसेफ विजय जो है वो विदेशी ताकतों का भारत के अंदर चौथा मोहरा है, जो सनातन के खिलाफ, जो हिंदुत्व के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, इनके खिलाफ काम करने के लिए तैयार। वो सफल हो पाएंगे इसमें मुझे भारी शंका है, क्योंकि एक बात तो यह है कि उनको चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, तो उनकी सरकार कभी राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं होने वाली है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी सरकार 5 साल चले, हो सकता है बीच में सरकार गिर जाए। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि तमिलनाडु में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव हो। फिर भी विजय को आगे करके अब आप देखिए, अगर आप देखना शुरू कीजिए तो आप अरविंद केजरीवाल से शुरू कीजिए। कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, रातों रात एक पार्टी बनती है और वो पार्टी जो है दिल्ली में सत्ता में आ जाती है, उसके बाद पंजाब में सत्ता में आ जाती है और दुनिया भर से अरविंद केजरीवाल को बुलावा आने लगता है, जैसे वो भारत में उन्होंने क्रांति की हो और भारत का भविष्य हो। इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको पेश किया जा रहा था और मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है उनको सिर पर बिठाकर चल रहा था। उनका मुकाबला हर समय किसी और नेता से नहीं, दिल्ली के किसी भाजपा नेता या कांग्रेस नेता से नहीं, सीधे प्रधानमंत्री से कराया जाता था, जब तक कि शराब घोटाले में फंसकर वो जेल नहीं चले गए। उसके अलावा आप ममता बनर्जी को देखिए, 1998 तक वो कांग्रेस पार्टी में थी। 98 में कांग्रेस पार्टी से निकलकर उन्होंने सरकार बनाई। तो जिस राज्य में वो राजनीति कर रही थी, पश्चिम बंगाल, वहां सीपीएम का राज था, तो उनको कोई मददगार चाहिए था। तो किसकी मदद ली उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए में शामिल हो गई, केंद्र में मंत्री बनी और उससे अपनी ताकत बढ़ाई। अपनी ताकत जब बढ़ा ली तो सबसे बड़ी दुश्मन उनकी भारतीय जनता पार्टी बन गई। नक्सलियों का साथ लिया और सीपीएम को सत्ता से बाहर किया। उसके बाद खुले तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने लगी। जो लोग भी भारत को अस्थिर करना चाहते थे, भारत में अराजकता पैदा करना चाहते थे, उन ताकतों के लिए मददगार बनी ममता बनर्जी। बांग्लादेश बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा था, स्मगलिंग का जितना बड़ा तंत्र चल रहा था, वो चाहे ड्रग की स्मगलिंग हो, हथियारों की हो, मवेशियों की स्मगलिंग हो, उस सब का एक बड़ा आर्थिक तंत्र बना हुआ था, जिसको अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार तोड़ रही है। ममता बनर्जी किसी संवैधानिक संस्था को मानने को तैयार नहीं थी। हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, यहां तक कि कोर्ट के खिलाफ भी। अब वो भी फंसी हुई हैं, उनके खिलाफ बहुत तरह की जांच होने वाली है। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में वो कोट पहनकर पहुंच गई कि मैं वकील की हैसियत से आई हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिख दी कलकत्ता बार काउंसिल को
कि आप बताइए इनकी जो वकील के रूप में प्रैक्टिस का जो लाइसेंस उसका क्या स्टेटस है। क्योंकि अगर आप किसी सरकारी पद पर चले जाते हैं तो आपका वकील के रूप में प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है वो एक तरह से सस्पेंड हो जाता है। आपको नोटिस देना पड़ता है कि मैं सरकारी नौकरी में जा रहा हूं या सरकारी पद पर जा रहा हूं, इसको फिलहाल जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, मतलब उसकी लीगल टर्म जो भी हो। क्या ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ऐसा किया था या केंद्रीय मंत्री बनने से पहले ऐसा किया था? क्या अदालत में अपीयर होने से पहले उन्होंने फिर अपना वकील के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस रिन्यू कराया था? इस तरह के 9 सवाल भेजे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और कहा कि 48 घंटे में इनका जवाब दीजिए। तो वकील के रूप में वो जो पेश हुई हैं वो भी उनके खिलाफ जाने वाला है। उसके अलावा उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की तो संख्या गिनना भी मुश्किल है। उन सब की जांच होने वाली है और शुरुआत हो चुकी है। और उनसे भी ज़्यादा मुश्किल में फंसने वाले हैं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो बयान दिए थे, जिस तरह की धमकी दी थी, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। उसकी जांच शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी का राजनीतिक खेल खत्म हो चुका है। उनकी पार्टी तुरंत नहीं खत्म होने जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा के अलावा तृणमूल कांग्रेस ही है। कांग्रेस और CPM पूरी तरह से जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अभी सर्कुलेशन में बनी रहेगी, लेकिन वो सत्ता की दृष्टि से उसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। तो ममता बनर्जी चली गई, अरविंद केजरीवाल चले गए, राहुल गांधी लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। अब बचे हैं मोहरे के रूप में जो केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय। वो कब तक चलेंगे ये देखने की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर विजय नाम का मोहरा भी पिट गया तो जो विदेशी ताकतें हैं चुपचाप बैठ जाएंगी। आप भारत के मीडिया को, खासतौर से अंग्रेजी मीडिया को देखिए, उस पर नज़र डालिए तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। चीन का एजेंडा अंग्रेजी मीडिया का एक बड़ा सेक्शन चला रहा है। अभी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस आ रहा है और आप ध्यान दीजिएगा किन किन अखबारों में, किन किन मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका सबसे ज़्यादा विज्ञापन आता है। चीन काफ़ी लंबे समय से और ख़ास तौर से जो गलवान का मामला हुआ उसके बाद से भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में मीडिया में उसने अपना एक तंत्र बना लिया है, जो भारत के खिलाफ लगातार लिखता है, बोलता है और अभियान चलाता है, नैरेटिव बनाता है। तो नया खेल अब अमेरिका की बजाय चीन से होगा। खतरा जो है अमेरिका की बजाय, ऐसा नहीं कि अमेरिका का खतरा खत्म हो गया है या अमेरिका से बड़ी दोस्ती हो गई है। अमेरिका से हमारे संबंध ट्रंप के इन कुछ महीनों के शासन में जितने बिगड़े हैं उससे पहले शीत युद्ध के समय ही खराब थे। पिछले 20-25 सालों में भारत अमेरिका के संबंध लगातार सुधरे हैं, बेहतर हुए हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल एकदम गोता खा गया है, संबंध नीचे चला गया है। और ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान और चीन दोनों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जो भारत के 2 दुश्मन हैं, 2 पड़ोसी हैं, परमाणु हथियार संपन्न हैं, उससे आप समझिए भविष्य का संकेत क्या है। भारत में तख्ता पलटने की चाहत रखने वाले बाहर ही नहीं अंदर भी हैं। आपने बयान सुने होंगे राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं के कि जेन जी को सड़क पर उतर जाना चाहिए। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह लोगों को सड़क पर आकर तख्ता पलट कर देना चाहिए। लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार लोग नहीं चलते हैं इस देश में, या किसी की इच्छा के अनुसार, जब तक वो उस बात से कन्विंस ना हो। तो इस देश की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि उसका भला क्या है, बुरा क्या है। कभी कभी उसके सामने विकल्प नहीं होता। उस हालत में कुछ ऐसे लोगों को मौका दे देती है जिसे बाद में उसे हटाना पड़ता है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है आप लोकसभा चुनाव के बाद से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक के बाद एक राज्य में बड़ी जीत हासिल कर रही है,
लैंडस्लाइड विक्ट्री जिस तरह से हो रही है, वो इस बात का संकेत है कि जेनजी हो चाहे दूसरा वर्ग हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस पार्टी की विचारधारा के बारे में क्या सोचते हैं। तो उनके खिलाफ या उनसे नाराजगी का कोई संकेत आपको नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि विरोधियों ने हथियार डाल दिए हैं। कोशिश जारी है और जारी रहेगी, भले ही उनको अपना लक्ष्य हासिल हो या ना हो। लक्ष्य हासिल ना हो तो भी वो समस्याएं, वो रुकावटें पैदा करते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।